हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं, हमारा अगला नया टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप अर्थात पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या है z इजिकल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और इस सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र समतल पर बिंदु P के द्वारा दर्शाया गया है। बिंदु P एक्स वाई आपको दिख रहा होगा, जहाँ x जो है वो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग और y जो है वो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। ठीक है, x वास्तविक भाग, y काल्पनिक भाग, और इस तरह से बिंदु P एक्स वाई द्वारा उस सम्मिश्र संख्या को इस समतल पे दर्शाया गया है। ये समतल कहलाता है सम्मिश्र समतल, जहाँ ये जो x अक्ष है हम उसको कहते हैं वास्तविक अक्ष और y अक्ष को कहते हैं काल्पनिक अक्ष। ठीक है, उसके बाद हमने जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें थी। तो आप सभी को पता होगा कि बिंदु O से लेकर के बिंदु P तक की जो दूरी होती है, यानी कि OP जो होती है, वो सम्मिश्र संख्या के मापांक को व्यक्त करती है, यानी कि OP इक्वल मॉड ऑफ Z होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। OP इक्वल मॉड ऑफ Z हो गया। और ये जो कोण है, ठीक है, POX, ये जो कोण है जो कि x अक्ष द्वारा ये रेखाखंड OP बना रहा है, वामावर्त दिशा में धनात्मक x अक्ष के द्वारा ये जो बना हुआ कोण है थीटा, वही कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z अर्थात z का कोणांक। अब आप सभी ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज POM में, ठीक है, त्रिभुज POM में अपन cos थीटा लगाएंगे, तो cos थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण अर्थात OM बटे OP। तो OM हो गया आधार, OP हो गया कर्ण। OM मतलब ये हो गया x और OP, ठीक है, ये जो OP है वही कौन है? मॉड Z है, जिसको हम आगे चल करके R कहेंगे। तो मैं इक्वल टू R भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आगे चल करके जो मॉड है उसी को R कहा गया है। तो O से लेकर P तक की दूरी वही मॉड Z है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और उसी को अपन R बोल रहे हैं। OM जो है वो इस त्रिभुज का आधार हो गया। ठीक है, ये x निर्देशांक। तो इस तरह से आधार बटे कर्ण मतलब x बटे मॉड Z हो गया। तो अगर आप इन दोनों को देखें, cos थीटा इक्वल x अपॉन मॉड Z को तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान निकलेगा मॉड Z cos थीटा। ठीक इसी तरह आप इस त्रिभुज में साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा PM, कर्ण हो जाएगा OP। लंब जो है PM वो कौन है? देखो y है ये, ठीक है, y निर्देशांक। और कर्ण अपना क्या है? कर्ण तो मॉड Z ही है, OP मॉड Z है। ठीक है, तो PM अपॉन OP अर्थात y अपॉन मॉड Z, तिर्यक गुणा करोगे तो y का मान निकलेगा मॉड Z साइन थीटा। अब देखो, जब आपके पास x का मान आ गया, x का मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक है, x और y दोनों के मान आ गए, तो दोनों के मान को उठा करके वो जो सम्मिश्र संख्या आपने जो मानी थी शुरुआत में, आप वहां पर जाकर के x और y का मान रख दीजिए। x का मान क्या है? मॉड z cos थीटा। किस तरह से आया वो आपने देखा, ठीक है, आधार बटे कर्ण से आया ये। और वैसे ही y का मान मॉड z साइन थीटा आपने कैसे निकाला? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिया, तो तिर्यक गुणा किया तो आपको y का मान मिला। तो अब ये x और y के मान को आप यहाँ पे रख देंगे, ये देखो हमने रख दिया। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स का मान मॉड जेड कॉस थीटा, वाई का मान मॉड जेड साइन थीटा, मॉड जेड कॉमन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मिला हमको, और मॉड जेड को ही हमने आर कहा, और आर इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा पर प्लस आई साइन थीटा। और इस तरह से आपने उस सम्मिश्र संख्या जेड को व्यक्त किया, और यही सम्मिश्र संख्या जेड का ध्रुवीय रूप कहलाता है। हमने किसको किसको क्या क्या कहा है? आर कौन है? आर किसको बोला? मॉड जेड को ही बोला है। और थीटा कौन है? वही थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है अर्थात जेड का कोणांक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसको लिखा, और यही आपका ध्रुवीय रूप है। अब हमको ये सारी सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं और हमें इन सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। तो आप सब ध्यान से देखिएगा, ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको कुछ भी नहीं, दो चीजों की जरूरत है बस। आप खुद यहाँ पर देख लो आपको किन दो चीजों की जरूरत है, और वो दो चीजें हैं आर और थीटा अर्थात मापांक और कोणांक। बस यही दोनों चीजों की आपको जरूरत है, फिर आप तुरंत उस सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं। ये आपके पास सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र की मदद से आप उसको तुरंत ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, 1 प्लस आई। सबसे पहले तो हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, ठीक है, अर्थात मापांक निकालेंगे, और उसका सूत्र है वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, तो आप देखो
कि यहाँ पे अगर आप इसको तुलना करोगे x प्लस आई वाई से, तो x जो होगा वास्तविक भाग जो कि यहाँ पे 1 दिख रहा है, y काल्पनिक भाग यानी i का गुणांक वो भी यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों ही 1 1 है, x और y की वैल्यू 1 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग अर्थात √2। तो √2 आपका आ गया, √2 क्या है, मॉड जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, कोणांक, कोणांक अर्थात थीटा, थीटा निकालेंगे यहाँ पे। लेकिन अब कोणांक निकालने का क्या मेथड है, क्या सूत्र है, इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कोणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या नियम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता होगा, सबसे पहले हम tan अल्फा ज्ञात करते हैं। ठीक है, और tan अल्फा का सूत्र क्या होता है, मॉड ऑफ y बाई एक्स, यानी मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे y बटे एक्स दोनों 1 है, तो 1 बटे 1 यानी 1 ही मिला। और tan अल्फा जो आपको 1 मिला है, तो आप ये सोचो कि 1 कितने का मान होता है, tan 45 अर्थात पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। जब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा को हम कोणांक नहीं कहते, कोणांक के लिए अलग सूत्र होता है, कोणांक हम थीटा को बोल रहे हैं। और क्योंकि अभी x और y दोनों धनात्मक है, आपको बार बार ये चेक करना है, x और y के चिन्हों को चेक करना ही पड़ेगा। अगर दोनों धनात्मक है तो समझ लीजिए आपका जो कोणांक है, जो सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है, जो थीटा है, वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है। और जब प्रथम चतुर्थांश में होगा तो आपको ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक्स वाई जो बिंदु है वो 1 1 है, जो कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्योंकि एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक, तो इसलिए बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात थीटा प्रथम चतुर्थांश में होगा, अर्थात थीटा प्रथम चतुर्थांश में होगा। और इसी वजह से ये देखो कुछ फोटो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये 1 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, मान लो ये दूरी है। ठीक है, और इसको मिलाएंगे तो ये थीटा होगा और यही अल्फा होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जो है थीटा यानी कि जो कोणांक है वो कोई और नहीं बल्कि अल्फा ही होता है। तो आप यहाँ पर जब कोणांक इसका लिखेंगे तो कोणांक थीटा अल्फा अर्थात पाई बाई 4, तो आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना मिल गया, पाई बाई 4 मिल गया। ठीक है, ये बिंदु P बोल देता हूँ, जो कि 1 1 है, जो कि समिश्र संख्या को निरूपित कर रहा है। जब आपको आर्गुमेंट भी मिल गया और मॉडुलस भी मिल गया, ठीक है, ये मॉड जेड उसी को अपन आर बोल रहे हैं। तो बताइए ध्रुवीय रूप का क्या सूत्र है, तो ये रहा ध्रुवीय रूप का सूत्र, आप इसमें आर और थीटा का मान रख दीजिए। तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका जेड इज इक्वल्स टू आर, आर का मान क्या है, √2 कॉस थीटा, अर्थात कॉस थीटा का मान पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा का मान पाई बाई 4। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। यही अभिष्ट ध्रुवीय रूप है उस समिश्र संख्या का जो अपन ने लिया है 1 प्लस आई। ठीक है, अगर आपको ये कहीं पे डाउट हो कि सर ये थीटा इक्वल अल्फा क्यों लिए, मतलब जब दोनों ही सेम है तो आपने इसको थीटा अल्फा क्या नाम दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो हम फिर से कहते हैं कि आप इसके पिछला वाला जो वीडियो है उसको जा करके जरूर देखें, जिसमें किसी भी समिश्र संख्या का कोणांक किस तरह से ज्ञात किया जाता है, थीटा क्या है, थीटा कोई कोणांक बोलते हैं, और अल्फा क्या है, अल्फा वह न्यून कोण है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स। यहाँ से हम tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स लिख करके फिर सॉल्व करते हैं तो अल्फा का मान पता चलता है, और अल्फा की मदद से फिर हम कोणांक अर्थात थीटा ज्ञात करते हैं। किस तरह से ज्ञात करते हैं, कौन कौन से चतुर्थांश में उनका सूत्र किस तरह से लिखा जाता है, ये सब आप पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा सवाल, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई दिया है। अगर आप इसकी तुलना करें x प्लस आई वाई से तुलना करेंगे
तो x की जगह आपको x कौन है, वास्तविक भाग जो कि कितना दिख रहा है 1, y कौन है, काल्पनिक भाग जो कि यहाँ कितना दिख रहा है -1। ध्यान रहे y के देखने के लिए आपको i का गुणांक देखना है, चिन्ह सहित देखना है, चिन्ह सहित i के साथ कौन है, तो i के सामने कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन माइनस साइन है तो आपको -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y दोनों का मान मिल गया। अब सबसे पहले तो आप मापांक निकाल लो, मॉड z निकाल लो, मॉड z मतलब कि r। ठीक है, मॉड z मतलब कि क्या हो जाएगा r, जो कि होगा वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग और फिर वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल x का वर्ग धन y का वर्ग, तो -1 का वर्ग +1 हो जाएगा 1/2 तो हो जाएगा √2। तो मॉड z आ गया √2। ठीक है, यह आपका मापांक आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कोणांक। लेकिन कोणांक निकालने के लिए पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, ये बात एकदम निश्चित है, और इसके लिए आपको ये सूत्र लगाना ही पड़ेगा, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y/x। तो ये हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ y का मान -1 फिर 1, मॉड में है इसलिए आपका आंसर प्लस में ही आएगा, तो 1/1 1 हो जाएगा, माइनस का मॉड वापिस प्लस में ही आपको आंसर मिलेगा। मतलब तो आप देखो कि यहाँ पे tan अल्फा बराबर 1 अर्थात tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है। तो अब आप देखो अल्फा का मान कितना आ गया, π/4। इसको कोणांक नहीं कहना है, कोणांक के लिए अब अलग काम करना है। पहले आपको देखना है कि हमारे पास जो समिश्र संख्या दी गई है z = 1 - i, उसमें आप देखो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के चिन्ह क्या क्या हैं, x और y के चिन्ह क्या क्या हैं, और उस हिसाब से वो बिंदु जो समिश्र संख्या को व्यक्त करेगा वो किस चतुर्थांश में आएगा। तो अब बताइए x प्लस और y माइनस कहाँ होता है। ठीक है, तो भैया x इधर प्लस होता है, x इधर प्लस होता है, लेकिन y माइनस नीचे होता है, अर्थात ये कौन से चतुर्थांश को व्यक्त कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है आपका चतुर्थ चतुर्थांश को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आप देखो ना 1 यहाँ -1 यहाँ, ये कुछ इस तरह का बिंदु आपको यहाँ पे मिलेगा, ये 1 - 1 कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपका रहेगा ना वही कोणांक रहेगा। अब क्योंकि आप उसको दक्षिणावर्त नाप रहे हैं, इसलिए ये कोण अगर अल्फा है, अगर कोण का निरपेक्ष मान अल्फा है, तो माइनस साइन के साथ जब उसको लगाओगे तो वही आपका थीटा तैयार होगा, और वही आपका क्या कहलाएगा, कोणांक। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। आपने वो देखा होगा पिछले वीडियो में, हमने चारों चतुर्थांश के लिए थीटा इक्वल किस तरह से अल्फा से उसका रिलेशन होता है, आप देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे कोणांक अगर आप लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, तो ये आपका आएगा माइनस अल्फा, दैट इज -π/4। तो थीटा आ गया, और आर को आपने शुरू में निकाल ही लिया था, आर निकालना तो बहुत सरल है, और थीटा भी निकालना बहुत सरल है। तो आर और थीटा जब आपके पास आ गए, ठीक है, थीटा इक्वल कितना आया, -π/4। क्यों -π/4 आया, आपको समझ में आया, क्योंकि इस बिंदु को देखना है जो समिश्र संख्या को निरूपित करता है, वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, तो वह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में। तो एंगल अपन दक्षिणावर्त नापेंगे, इसीलिए हम उसको माइनस में लिखे हैं। ठीक है, तो अतः उस संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो ध्रुवीय रूप, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये अब आप समझ चुके हैं, इसका रोल खत्म हो गया है। अब देखो तो कितना आएगा बताओ, उस समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r क्या है, मापांक, और मापांक कितना निकालें, √2, और cos थीटा, थीटा का मान कितना है देखिए जरा, थीटा का मान है -π/4, तो -π/4 प्लस i sin -π/4। ठीक है, हो गया। अब आपको पता है कि कॉस माइनस में कुछ अगर एंगल होता है तो वापस प्लस हो जाता है वो। ठीक है, जबकि साइन का माइनस सामने आ जाता है, अगर एंगल में माइनस है तो वो सामने आ जाएगा। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ये हो गया। यही अभिष्ट ध्रुवीय रूप है उस समिश्र संख्या का। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हैं, पांचवा कैसे बनाएंगे, 2i बस है, ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, इसका वास्तविक भाग कुछ नहीं है, मतलब वास्तविक भाग 0 है, तो इसको 0 + 2i लिख करके आप बनाएंगे। इसमें ये एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, इसमें काल्पनिक भाग नहीं है, तो काल्पनिक भाग 0i करके लिख के बनाएंगे। ठीक है,
काल्पनिक भाग 0, और अपन इसको पूर्ण रूप से सम्मिश्र संख्या के रूप में अगर लिखना चाहें तो -4 + 0i। तो इस तरह आप इसको लिखेंगे। और ये भी संख्या आपकी x + iy के रूप में नहीं है, x + iy से तुलना करने के लिए आपको इसको x + iy के रूप में बदलना पड़ेगा। अब उस 2 - i² को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। a - b वर्ग का सूत्र लगा के पहले आप उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है, थोड़ा सा छोटा रूप में आ जाएगा, फिर आप संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है। फिर आपसे ये बन जाएगा। बनाकर देखिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो आप बताइएगा। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा जो अल्फा है, ठीक है, वो अल्फा जब निकाल लेंगे हम लोग तो उसके बाद थीटा जो है वो चतुर्थांश के हिसाब से किस तरह से वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। देखो ध्यान से देखिएगा, जब अपन प्रथम चतुर्थांश में अगर अपना ये क्या बोलते हैं बिंदु हो जो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त कर रहा है, उस समय कोणांक हो जाएगा अल्फा के बराबर। दूसरे चतुर्थांश में अगर हो, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में अगर हो तो कोणांक निकलेगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में हो तो कोणांक निकलेगा माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे। और अगर चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो थीटा इक्वल माइनस अल्फा, यानी आपको अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालना है वो आपको पता ही होगा, बार बार बताया है, एक बार और देख लो। tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स। जो भी सम्मिश्र संख्या दी रहेगी उसमें x और y का मान देख लेना, चिन्ह सहित आपको ध्यान देना है, यहाँ पे रख देना। मॉड होने के कारण ये आपका मान हमेशा धनात्मक होगा, इसलिए अल्फा हमेशा न्यून कोण आएगा। उस न्यून कोण को आप अल्फा की वैल्यू रख बस देना, बस देख लेना कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। चतुर्थांश के हिसाब से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और वही अभिष्ट पूर्णांक हो जाएगा। और फिर थीटा निकल गया, आर निकालना तो बहुत आसान है, आर तो मापांक है, तो आर और थीटा निकल जाने के बाद आप इसी सूत्र में आर और थीटा का मान रख देना, अभिष्ट ध्रुवीय रूप आपको सम्मिश्र संख्या का प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे सवाल आपके होमवर्क है, आप इनको बना के देखो। कहीं पर भी डाउट आता है तो आप हमसे जरूर बताओ। अगर सवाल बन जाते हैं, अगर आपको ये समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में आया, अच्छा लगा इसको। इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी, हम आगे के और वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी प्रेरित होंगे। और जब देखते हैं कि ज़्यादा अच्छे से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि हमारा उत्साह जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि डेली वीडियोस बने और लगातार बने, सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बने, तो आप ज़रूर अच्छे से रिस्पॉन्स करें, अच्छे से शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस पर, इधर उधर सब तरफ आप शेयर करें वीडियोस को। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा बन रहा है, समझ में आ रहा है, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसे खुद तक सीमित न रखें। आपके पहचान में, आपके संपर्क में जितने लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनका भी लाभ हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।